हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल विका ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पर्यावरण के दूसरे टॉपिक प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन का पहले परिचय देखेंगे, इसके बाद उसके प्रकार को देखेंगे और बारी बारी से फिर नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन देखेंगे और उसके किन किन से भागों में बांटा गया है उसको भी देखेंगे और बाद में देखेंगे प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के उपाय। इन सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो पहले परिचय से शुरू करते हैं। तो परिचय में हमने लिखा है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी कि जो भी वस्तु है उसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है वो सभी आपका संसाधन है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा उसका प्रयोजकता ही उसे संसाधन बनाती है। यानी उसका उपयोग और प्रयोग ही किसी वस्तु का संसाधन बनाती है और सभी संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य यानी मनोरंजन दृश्य जो होता है, पार्क वगैरह समझ सकते हैं, का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं और जो समय होता है तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अगर देखा जाए तो कोई वस्तु जो होता है दोस्तों उसका समय के साथ मूल्य बनता है। यानी जैसे कि मानव है और मानव के क्या है, एक सिंपल मानव है लेकिन उसका मान लीजिए किडनी बेच दिया जाता है, आँख बेच दिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में वह देखा जाए तो एक मूल्यवान बन जाता है। वैसी स्थिति में उसको पार्ट को अगर बेचा जाए तो इस तरह से समझ सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कोई भी समय है और उसका प्रौद्योगिकी यानी उसका टेक्नोलॉजी, वो दोनों के आधार पर किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। यानी आदमी जो होता है खुद में ही सबसे बड़ा संसाधन होता है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। कैसे हैं दोस्तों? तो जो भी व्यक्ति है वो खुद से एक संसाधन है, क्योंकि उसी के द्वारा किसी भी चीज़ का खोज किया जाता है, आविष्कार किया जाता है, तो वो संसाधन को और अधिक मूल्यवान बनाता है और उसका उपयोगी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपका परिचय में दिया है संसाधन के। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि संसाधन के प्रकार। संसाधनों के अगर प्रकार में देखें तो संसाधनों को अगर देखा जाए तो समानांतर संसाधनों की प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि इसको तीन भागों में बांटा गया है संसाधन को, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत। तो हम लोग पहले देखेंगे अब प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में देखते हैं दोस्तों किसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, उसको अब जानेंगे। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए जाते हैं। यानी कि उसको ज़्यादा संशोधन नहीं करना पड़े और उसको डायरेक्ट उपयोग में ला सकते हैं, उसे कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं जैसे आपका देना है वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सब भी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति को निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त है। यानी निःशुल्क प्रकृति के द्वारा हमें उपहार के रूप में प्राप्त है और सीधे ही उसको उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। यानी कोई ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी दोनों की आवश्यकता हो सकती है। ये हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, वो हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास यानी विकास के आधार पर, प्रयोग के स्तर पर, उद्गम के स्तर पर और भंडार और वितरण के आधार पर किया जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन का वही वितरण होता है। अब उसी वितरण को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने पहला वितरण किया है दोस्तों, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों के दो वर्गों में बांटा गया है। तो पूछेगा प्रश्न कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों के कितने वर्गों में बांटा गया है, तो दो वर्गों में। एक होता है वास्तविक संसाधन और एक होता है संभाव्य संसाधन। ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंदर ही आएंगे आपके। जब हम इसको बोर्ड में पढ़ाएंगे दोस्तों, बहुत जल्दी बोर्ड में पढ़ाना शुरू करेंगे और सबको हम एक बताएंगे कि कैसे आंसर लिखा जाता है, वो सारी चीज़ों को हम बताएंगे। फिलहाल अभी आप पढ़ते रहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो वास्तविक संसाधन अब क्या होता है, वे संसाधन यानी वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। यानी को कितने मात्रा में, कितने क्वांटिटी में है, तो वो क्या कहेंगे, वास्तविक संसाधन कहलाएंगे। अर्थात इन संसाधनों का विकास
प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और लागत पर निर्भर है। इन संसाधनों का वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है। जो संसाधन का भी वर्तमान में हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो सब क्या है, वास्तविक संसाधन है। जैसे उदाहरण के रूप में लिया है जर्मनी के रूर प्रदेश के कोयले। जर्मनी आपका पता होगा कि जर्मनी में जो रूर प्रदेश है, जैसे कि इसी को उदाहरण दिया जाता है छोटा नागपुर का रूर प्रदेश, आप इसको भी डाल सकते हैं। जो रूर प्रदेश का एक उदाहरण के रूप में झारखंड के छोटा नागपुर का पठार को इंक्लूड किया जाता है। तो जर्मनी के रूर प्रदेश की अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका कोयला को अभी वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। पश्चिमी एशिया में खनिज तेल और दक्कन के पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप, ये सभी क्या है, वास्तविक संसाधन है। ये सारा हमने एनसीईआरटी बुक से लिखा है दोस्तों, आपको बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक में, ज्योग्राफी के बुक में। अगला देखिए दोस्तों तो रिजर्व संसाधन। अब इसी के अंतर्गत आता, वास्तविक संसाधन के अंतर्गत ही एक पॉइंट आता है रिजर्व संसाधन क्या है। तो वास्तविक संसाधन का वह भाग जिसे भविष्य में सफलतापूर्वक विकसित और उपयोग में लाए जाए उसे रिजर्व संसाधन कहा जाता है। यानी वास्तविक संसाधन जो है उसी को भविष्य में सफलतापूर्वक विकसित के लिए, उसको उपयोग में लाने के लिए उसे रिजर्व संसाधन के रूप में रख देते हैं, तो उसे ही कहा जाता है रिजर्व संसाधन। अगला है दोस्तों कि संभाव्य संसाधन। ये हो गया आपका वास्तविक संसाधन, एक हो जाएगा संभाव्य संसाधन। और वास्तविक संसाधन में ही आपका रिजर्व संसाधन को देखें, उसी का दूसरा नाम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखें दोस्तों तो संभाव्य संसाधन, तो संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है तथा इस समय हमारे प्रौद्योगिकी का स्तर है कि वह संभवतः इन संसाधनों का आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। यानी हमारे पास जो भी तरीका है, टेक्नोलॉजी है, उसको अभी हम लोग उपयोग करने के लिए विकसित नहीं किए हैं, यानी उसको भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। उसी को कहा जाता है दोस्तों संभाव्य संसाधन। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है वो संभाव्य संसाधन है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो संभाव्य संसाधन जिसको भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, वर्तमान में भी उपयोग इसका नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं हो पाया है और मेरा टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं हुआ है कि हम उसको उपयोग कर सकें। अब देखें दोस्तों तो संभाव्य संसाधन में भी आता है आपका स्टॉक संसाधन। स्टॉक संसाधन क्या होता है, तो यह वह संसाधन है जिन पर इस्तेमाल में लाने के लिए सर्वेक्षण तो लिए गए हैं लेकिन प्रौद्योगिकी की कमी के कारण अभी तक उपयोग में नहीं लाए जा सके। तो स्टॉक संसाधन उसे कहते हैं जिसको सर्वेक्षण किया गया कि खोद खुदाई करके पता किया गया कि ये चीज़ इतना इकट्ठा है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी उतना नहीं उपलब्ध होने के कारण, प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी हम उसका उपयोग में नहीं ला सके, तो उसे कहा जाता है दोस्तों स्टॉक संसाधन। तो ये हो गया दोस्तों विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। अब दूसरा में हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, एक अजैविक संसाधन और एक होता है जैविक संसाधन। अब अजैविक संसाधन में ये सभी प्राकृतिक संसाधन के अंदर ही देखना है आपको। अब देखिए दोस्तों कि अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। अजैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जैसे जो गैर जीवित चीज़ें हैं, निर्जीव इसको कह सकते हैं अजैविक को, और गैर कार्बनिक पदार्थों से बनते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन के कुछ उदाहरण हैं जैसे पानी, वायु, भूमि, धातु। जैसे धातु में हो जाएगा आपका लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि शामिल होते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, अजैविक संसाधन है, यानी कि निर्जीव संसाधन कह सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों तो जैविक संसाधन। अब जैविक संसाधन में क्या कहते हैं, वे संसाधन होते हैं जो जीवित प्राणियों, पौधों और जानवरों जैसे कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न होते हैं। इस श्रेणी में जीवाश्म ईंधन भी शामिल होता है क्योंकि वे क्षय युक्त कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ते होगा आपका जैविक संसाधन। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो जैविक का उत्पत्ति के आधार पर देख लिए, विकास के आधार पर संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। अब हमको पढ़ना है यही नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन, जो आपका जो सिलेबस में भी है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखा जाए दोस्तों तो नवीकरणीय संसाधन, एक सेकंड। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नवीकरणीय संसाधन। इसके अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जिसका उपयोग मानव के द्वारा पुनः किया जा सकता है। इस संसाधनों का निर्माण निरंतर
प्रकृति में होता रहता है तथा मानव के संतुलन प्रयोग में इसमें कमी नहीं आती है और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, मृदा, वन आदि, यानी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन आएंगे जिसका उपयोग पुनः किया जा सकता है, बार बार किया जा सकता है और इसको संतुलित उपयोग करने से प्रकृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव के संतुलित उपयोग करने से इसमें कमी नहीं आती है और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि सौर ऊर्जा तो इसका अनलिमिटेड है, इसको कितने बार उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा उसी प्रकार के है, जल ऊर्जा, मृदा ऊर्जा, इसका एक संतुलित प्रयोग कीजिएगा तो इसमें कभी कमी नहीं आएगी। उसी संसाधन को कहा जाता है नवीकरणीय, रीन्यूएबल सोर्सेस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो नवीकरणीय संसाधन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब कौन कौन से भागों में विभाजित किया जाएगा तो उसको भी देख लेते हैं। तो आपका आ जाएगा पहला, नवीकरणीय अपरिवर्तनीय संसाधन, यानी इसके अंतर्गत महासागरीय जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और मृतिका और वायु आदि को शामिल किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? तो अपरिवर्तनीय संसाधन में। दूसरा में आपका आ जाएगा नवीकरण लेकिन दुष्प्रयोजनीय संसाधन। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसमें कौन कौन से आते हैं? दुष्प्रयोजनीय संसाधन में अविवेकपूर्ण उपयोग से ऐसे संसाधनों की मात्रा या गुणवत्ता घट जाती है। इसके अंतर्गत आपका आता है भूमि, वन, जीव, जल संसाधन आदि सम्मिलित होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर भूमि का उपयोग करेंगे तो उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी। वन का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वन को ह्रास हो जाएगा, आपका मरुस्थलीकरण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, प्रदूषण बढ़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो आपका जीव जंतुओं का भी अनलिमिटेड उपयोग करने से आप समझ सकते हैं कि इसमें उपभोक्ता का जो क्रम होता है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और जल का भी आप अगर अधिक उपयोग करेंगे तो आपको पता होगा कि जल तो बहुत है लेकिन आपके उपयोग लायक जल बहुत कम बचे हुए हैं। 2.5% जल ही है जिसको उपयोग में पीने योग्य पानी है जो आप लोग उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों दुष्प्रयोजनीय संसाधन। तो नवीकरणीय दुष्प्रयोजनीय संसाधन में आपका आता है कि इसका ज़्यादा उपयोग करने से इसकी गुणवत्ता में कमी आती है। तीसरा अगर देखा जाए दोस्तों तो तीसरा नवीकरणीय संसाधन में आप देखिएगा तो समपोषणीय नवीकरणीय संसाधन। इस संसाधन के नवीकरणीय इसके उपयोग की विधि पर निर्भर करता है। जैसे इमारती लकड़ी, मानव जनसंख्या, भूमि की उर्वरकता और भूमिगत जल आदि इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये हो गया दोस्तों नवीकरणीय संसाधन के 3 मुख्य चीज़ें। पहला आप याद रखना अपरिवर्तनीय संसाधन, दूसरा है क्या दुष्प्रयोजनीय संसाधन और तीसरा हो जाएगा समपोषणीय संसाधन। ये आपका नवीकरणीय के 3 अंतर्गत रखा गया। और नवीकरणीय संसाधन के विषय में उसका निष्कर्ष हमने लिखा है दोस्तों, उसको उसके नीचे जैसे संसाधन क्या है उसके बाद उसका परिणाम लिखे हैं। नवीकरणीय संसाधन अथवा नवे संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक परिस्थितियाँ और प्रक्रियाओं के द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। हालांकि मानव के द्वारा ऐसे संसाधनों का दोहन यानी उपयोग अगर उसके पुनर्स्थापन की दर से अधिक तेजी से हो तो फिर ये नवीकरणीय संसाधन नहीं रह जाते और इनका क्षय होने लगता है। उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार ऐसे संसाधनों में ज़्यादातर जैव संसाधन आते हैं जिसमें जैविक प्रक्रमों तथा पुनर्स्थापन होता रहता है। यानी कि आप संसाधन का बहुत ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो इसमें ह्रास हो जाएगी और एक जो क्रम है जो नवीकरणीय का तो ये जो प्रक्रिया है इसमें बदलाव हो जाएगी जिसके कारण ये संसाधन फिर पुनर्स्थापन होने की प्रक्रिया में नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए एक वन क्षेत्र को वनोपजों का मानव का उपयोग वन को एक नवीकरणीय संसाधन बनाता है, किंतु यदि उस वनोपजों को इतनी तेज़ी से दोहन हो तो ऐसे में उनके पुनर्स्थापन की दर से अधिक हो जाए तो वन का क्षय होने लगेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं किसी भी वन है उसका ज़्यादातर उपयोग अगर करने लगेंगे जो उसका नवीकरणीय है यानी 5 पेड़ लगा रहे हैं आप उसी स्थिति में 10 पेड़ काट रहे हैं तो इससे क्या होगा धीरे धीरे वनों का ह्रास होने लगेगा। तो यही चीज़ों को हमने लिखा है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए दोस्तों तो सामान्यतः नवीकरणीय संसाधनों को नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी शामिल किए जाते हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि, किंतु सही अर्थों में ऊर्जा संसाधन का अक्षय ऊर्जा संसाधन में न कि नवीकरणीय संसाधन है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित होता है।
तो वे संसाधन है जो दोस्तों जिनका भंडार सीमित होता है, जिनके भंडार में एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीनीकृत अथवा पुनः परित होने में हजारों करोड़ों वर्ष का समय लगता है, जिनका पुनः उपयोग निकट भविष्य में संभव नहीं होता है, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपके खनिज पदार्थ आएंगे, पेट्रोलियम आएंगे, कोयला आएंगे आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा इन्हें 3 भागों में भी विभाजित किया जा सकता है। जैसे नवीकरणीय को 3 भागों में बांटे, उसे इसी तरह को भी 3 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन से समझ गए होंगे दोस्तों कि इसमें वैसे संसाधन को रखा जाता है जो आपको पुनर्स्थापन होने में, इसको यानी एक बार ख़त्म हो गया उसको दोबारा बनने में हजारों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कोयला बनने में कितना समय लगेगा, पेट्रोलियम बनने में, उसी टाइप से खनिज पदार्थ को बनने में। तो एक जो होता है कि एक लिमिटेड है, इसको आप ज़्यादा उपभोग करेंगे तो आप इसको खो सकते हैं, आने वाली भविष्य को प्राप्त नहीं होगी। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों इसके 3 भागों को। तो पहला हो जाता है समपोषणीय लेकिन अनवीकरणीय संसाधन। तो समपोषणीय के इसमें इसके अंतर्गत जो आएगा दोस्तों वो आपका आएगा अत्यधिक दोहन व उपयोग के पश्चात ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय की संभावना नहीं रहती है। इसमें मृदा के भौतिक पदार्थ एवं जैव विविधता शामिल होते हैं, यानी समपोषणीय लेकिन अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें कहा जा रहा है कि ये संसाधन में नवीकरणीय की संभावना नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए मृदा का अगर भौतिक पदार्थ अगर ख़त्म हो जाएगी और जैव विविधता को भी चीज़ों को विलुप्त हो जा रही है तो दोबारा वापस नहीं होगी। अगला चीज़ देखते हैं दोस्तों, तो अनवीकरणीय लेकिन पुनः उपयोग योग्य संसाधन, यानी कि ये ऐसे संसाधन है अनवीकरणीय है लेकिन इसको पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जिन खनिजों का उपयोग बार बार किया जा सकता है उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है, यानी अनवीकरणीय लेकिन पुनः उपयोग में आने वाले। जैसे ये रत्न मतलब मणि समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद खनिज जैसे लोहा, टीन, तांबा, सोना, चांदी। एक क्या है दोस्तों कि इसको एक बार उपयोग करके इसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोहा है उसको गला कर फिर दूसरे में उपयोग में ला सकते हैं, फिर उसको गला कर दूसरे उपयोग में ला सकते हैं। टीन का, तांबा का, सोना का, चांदी का इसको प्रयोग बार बार कर सकते हैं। ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है लेकिन इसको पुनः भी उपयोग में लाया जा सकता है। अगला देखेंगे दोस्तों तो इसका तीसरा पॉइंट आपका आता है अनवीकरणीय लेकिन एक बार उपयोग में योग्य संसाधन, यानी अनवीकरणीय है लेकिन उसको एक ही बार उपयोग में ला सकते हैं। जैसे आपका हो गया कोयला और पेट्रोलियम। अगर कोयला अगर जल करके ख़त्म हो जाएगी तो उसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। पेट्रोलियम उसी तरह से अगर जल के ख़त्म हो जाएगी तो उसको दोबारा कैसे लाइएगा, नहीं लाइएगा, क्योंकि ऊर्जा के रूप में वो दूसरी ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। जैसे कि गाड़ी चलता है तो तेल जलता है तो गाड़ी चलती है, तो इस तरह से उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो ऐसे में रखा गया अकरणीय संसाधन में इसको रखा जाता है लेकिन इसको पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं। प्राकृतिक गैस जो हो गया उसका भी इसी हिसाब से सिस्टम है। अधात्विक खनिज एक बार उपयोग बाद उसको समाप्त हो जाते हैं, यानी एक बार उपयोग करने के बाद उसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका थोड़ा सा लास्ट में हमने लिखा है 4-5 लाइन जो भी है कि सभी धात्विक और अधात्विक खनिज अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ये संसाधन अगर देखा जाए तो प्रकृति की गोद में हजारों करोड़ों वर्ष तक छिपने के बाद अपना स्वरूप बदल कर प्राप्त होते हैं। जैसे कि जली हुई लकड़ी बाद में कोयले का रूप प्राप्त कर लेती है। यह संसाधन समस्त मानव जाति के लिए अति महत्वपूर्ण है और इनकी महत्ता के साथ इनका उपयोग भी अत्यंत आवश्यक है। ये हो गया अभी नवीकरणीय संसाधन के विषय में। अब चलिए दोस्तों कुछ चीज़ों को जानते हैं कि संसाधनों को वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानीय को हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इसका वितरण के आधार पर अब संसाधन को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सर्वव्यापक और एक स्थानिक। सर्वव्यापक में कहते हैं दोस्तों कि जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे कि आपको वायु हर जगह मिलेगा, जिसे हम सांस लेते हैं, तो वायु हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब चीज़ें हैं कि आपको हर जगह मिलेंगे, सर्वव्यापक है। और स्थानिक यानी वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा तांबा, लोहा, तो एक विशेष एरिया में पाया जाता है। जैसे कि लोहा मुंडी की जो खान हो जाएगा, लोहा के नावा मुंडी की खान हो गया, तो अब कोयला के जैसे कि तलचर हो गया, आपका झरिया हो गया, तो ये सब चीज़ें एक निश्चित जगह पर ही है। तो इसको सर्वव्यापक नहीं कहा जाता बल्कि इसको स्थानिक कहा जाएगा, जो विशेष स्थान पर ही प्राप्त होते हैं। तो इसको फिर संसाधनों का वितरण के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई,
जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी जितने पढ़े आप अभी तक, ये प्राकृतिक संसाधन है और इसको देखा जाए तो इसका वितरण जो है दोस्तों, तो उसके भूभाग के आधार पर, जलवायु के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर इसका भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी यहाँ पर देखें तो पृथ्वी हर जगह समान नहीं है, इसलिए संसाधन भी इसकी भिन्नता पाई जाती है, कहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, तो आगे हम लोग देखेंगे, तो आप हमने पढ़ लिया, अभी प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा सा चीज़ें पढ़ना है कि मानव निर्मित यानी कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। यानी कि अगर प्राकृतिक रूप से आप जैसे कि बक्साइड निकाले, तो बक्साइड से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब तक उसमें से एल्युमिनियम नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोहे के प्रकार है, तो उसका एक्स है, तो उसको आप छानित करके लोहे का निर्माण कीजिएगा, तब तो वहाँ से आपकी प्राप्ति होगी। तो वही चीज़ें हैं कि आप प्राकृतिक संसाधन को तब तक उपयोग में नहीं ला सकते हैं कुछ चीज़ों को, जब तक उसका मूल रूप में बदल नहीं दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों लोहे, तो लो अयस्क अथवा उस समय तक संसाधन नहीं है जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। जैसे अगर देखा जाए दोस्तों, तो आप पहले लोहे बनाना सीखना होगा, क्योंकि उसे गला करके आप खदान में उस निकाल करके तब बनाएंगे, तब ना उसका लोहा का उपयोग होगा। तो यही चीज़ों को बना रहा है, तो ये सब बनाने के काम कौन करेगा, तो मानव के द्वारा किया जाएगा। तो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। यानी कि जो भी आप टेक्नोलॉजी बनाते हैं, जो भी चीज़ें आप न्यू चीज़ों का आविष्कार करते हैं, तो किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो इसीलिए मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है, जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो मानव निर्मित संसाधन समझ गए होंगे दोस्तों। अब एक अगला पढ़ना है आपको मानव संसाधन। ये मानव निर्मित संसाधन, जो मानव के द्वारा कोई भी संसाधन बनाया जाता है किसी चीज़ का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधन हो या सेल्फ अपने दिमाग का उपयोग करके वो बनाएगा, तो उसे कहेंगे मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। और यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या है उसको जानिए। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता में हो जाएगा दोस्तों मानसिक तथा शारीरिक से है। लोगों के द्वारा प्रकृति का अधिक उपयोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपलब्ध होना चाहिए। तो मानव संसाधन में क्या होता है, जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा मानव संसाधन, युवाओं यहाँ की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि युवा की जो संख्या है एक संसाधन के रूप में व्यक्ति को खुद देखा जाता है। क्योंकि व्यक्ति रहेंगे तभी काम होगा, क्योंकि उसके पास व्यक्ति के विवेक पर ही काम होता है कोई भी चीज़। तो वही यहाँ पर है कि मानव संसाधन के द्वारा हम कह सकते हैं कि उनकी संख्या, मतलब उसकी संख्या कितनी है और उसकी मानसिक योग्यता और शारीरिक क्षमता के आधार पर गिनती होती है, क्योंकि एक खुद मानव संसाधन है जिसका उपयोग बड़े तौर पर किया जाता है। तो लोगों के द्वारा प्रकृति का जो अधिक उपयोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए कोई भी चीज़ों का, आप मान लीजिए कि लोहा है, तो लोहे को बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता है, तो उसको कैसे उपयोग किया जाए, चाकू बनाने में, खिड़की बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में, तो बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होती है, जिसको आधारभूत स्तंभ भी कहा जाता है स्टील को, क्योंकि उसकी शुरुआत के बिना कुछ भी संभव नहीं था। तो यहाँ पर देखिए, तो ये सब चीज़ों के लिए आपके पास विवेक होना चाहिए, तो कौशल और प्रौद्योगिकी का उपलब्ध होना ही चाहिए। इसलिए मनुष्य का विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग भी एक मानव संसाधन है। यानी मनुष्य भी एक क्या है, मनुष्य भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, जिसका लोग कह सकते हैं इसको मानव संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी जो मानव संसाधन है उसको बहुमूल्य कैसे बनाया जा सकेगा, तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और शिक्षा अच्छा रहेगा, तभी उसको बना सकते हैं। और इसका जो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, और अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछ देगा कि मानव संसाधन विकास क्या है, तो मानव संसाधन विकास है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के या लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, तो ये पूरे संसाधन हमने पढ़ लिया, और संसाधन के बाद हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के उपाय। तो प्राकृतिक संसाधन को कैसे संरक्षण किया जाए, उसको कैसे आप बोलना चाहिए कि रिजर्व करके रख सकते हैं, तो उसको हम लोग आज देखेंगे इसी टॉपिक में। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन अगर देखा जाए दोस्तों, तो चाहे वो नवीकरणीय हो या गैर नवीकरणीय हो, जैविक हो या अजैविक हो,
प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। इसके संरक्षण से कुछ उपाय दिए गए हैं जो सरकार और व्यक्तियों के प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयोग में लाने चाहिए। यानी कि सरकार को भी काम करना चाहिए, व्यक्ति को भी काम करना चाहिए, समाज को भी इसमें आगे बढ़ करके भाग लेकर के काम करना चाहिए। तो क्या क्या करनी चाहिए? तो प्रकृति के संरक्षण के लिए आपको दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का अधिउपयोग करना बंद कर देना चाहिए तथा उपलब्ध संसाधनों को अब व्यय किए बिना ही समझदारी से उपयोग करने की ज़रूरत है। यानी उसको बर्बाद किए बिना ही जितना ज़रूरत है उतना उपयोग करने की ज़रूरत है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जंगली जानवरों को शिकार करना बंद कर देना चाहिए ताकि वनों की विविधता बना रहे। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो किसानों की मिश्रित फसल की विधि जो है, उर्वरक जो कीटनाशक है, अतः इसके बाद देखिए दोस्तों, तो फसल चक्र के उपयोग की सीमा सिखाया जाना चाहिए। उसमें कैसे उपयोग किया जाए इसके विषय में सिखाना चाहिए और जैविक उर्वरक के इस्तेमाल में प्रयोग लाने चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो वनों की अत्यधिक कटाई को नियंत्रित करना चाहिए। वर्षा की जल संचय प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए ताकि आपका जल संरक्षण बना रहे। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो सौर, जल और पवन जैसे ऊर्जा को नवीकरणीय संसाधन को उपयोग में प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। कृषि में इस्तेमाल होने वाले जो पानी के दोबारा प्रयोग में लाने की प्रणाली को पालन किया जाना चाहिए। यानी कि जो पानी का प्रयोग कृषि में हो रहा है उसको दूसरी चीज़ों में भी प्रयोग किया जाना चाहिए। चाहे जो चीज़ें अपशिष्ट के रूप में उसको कृषि में डाला जाए तो इस तरह से आप उसको पुनः साइक्लिंग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो जीवाश्म ईंधन की खपत को कम कर देना चाहिए तथा एक अच्छा तरीका है रोकने का। इसके बाद कागज़ के उपयोग को सीमित कर एवं रिसाइकलिंग का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग को कम करने तथा वस्तुओं को पुनः चक्रण करने तथा पुनः उपयोग पर बल देना चाहिए, कोई भी वस्तु पे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि सभी अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग जो है आपका सतत पोषणीय होना चाहिए। सतत पोषणीय मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, मतलब एक उपयोगिता लिमिट के आधार पर होनी चाहिए ताकि आने वाला भविष्य भी उसका उपयोग कर सके तथा पर्यावरण की हानि को कम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों रोकने के उपाय। इसके बाद 2 वर्ड और हैं दोस्तों, एनसीईआरटी बुक में मिला तो हमने भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, पढ़ लीजिएगा। जैसे कि संसाधन का संरक्षण क्या है, तो संसाधन को सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और एक देखें दोस्तों, तो एक होता है सतत पोषणीय विकास, यानी संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी भी आवश्यकताओं की पूरी हो सके, उसे ही कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। तो ये पूरे संसाधन से संबंधित, इससे बाहर नहीं मिलेगा दोस्तों आपको, इतना पर्याप्त है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसको आप डिस्क्रिप्शन बुक में हम लिंक दे देंगे दोस्तों, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक सीक्वेंस है, सब लिखा हुआ है। ये मेंस एग्ज़ाम के लिए है दोस्तों, प्री के लिए बिल्कुल नहीं है। आप मेंस के अकॉर्डिंग इसे एग्ज़ाम में लिखिएगा। और इसका जो लास्ट में निष्कर्ष है दोस्तों, अपने विवेक के आधार पर निष्कर्ष लिखा जाता है कभी भी, और उसको लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए।